तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z। ठीक है, तो रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया nth ऑर्बिट की। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी। तो अभी हम लोगों ने पीछे इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, और डेरिवेशन करने के लिए हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ z एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, z है। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू पाई 0.53 एंगस्ट्रॉम n के पावर 2 डिवाइडेड बाई z। ये हमने फॉर्मूला पाया है। तो अगर हम इस 0.53 एंगस्ट्रॉम जो हम लोगों ने कांस्टेंट पीछे देखा था, जिसको सॉल्व करके ये हम पाए हैं, उसको अगर लिखे तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ z एटम का फॉर्मूला बनेगा n² अपॉन z। ये तो हम यहाँ देख रहे हैं। अब ये 0.53 एंगस्ट्रॉम को अगर हम कांस्टेंट जो सॉल्व करके ये वैल्यू निकाले थे उसको अगर रखे तो हमने पाया है h² इप्सिलॉन नॉट अपॉन me² पाई, और इसी ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया था और हमें ये वैल्यू मिली थी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो हमने जो ये कांस्टेंट वैल्यू है उस कांस्टेंट को फिर से बिना सॉल्व करे जो रिजल्ट आया था उसको लिख लिया कि रेडियस की वैल्यू ये मिली। और अब हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो सेकंड पॉस्टुलेट्स में ये हम लोगों ने पहले रिजल्ट पा लिया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब हम लोग कहेंगे बाई सेकंड पॉस्टुलेट्स, बाई पॉस्टुलेट्स नंबर 2, सेकंड पॉस्टुलेट्स के हिसाब से लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिट में वो कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का जो हम लोगों ने वैल्यू पाई थी वो n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई थी, यही पाए हैं। और अगर हम ये r की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में रख दे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, mvr, और वो किसके बराबर होगा, h अपॉन 2 पाई के क्वांटम स्टेट में होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग r n ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में अगर हम आर एन ऑफ z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें मिलेगा m, यहाँ पे m है, v और r की जगह पे ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। तो r n ऑफ z एंड दिस विल इक्वल्स टू किसके, NH टाइम्स 1/2 पाई। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, इसलिए m और r को मैं राइट साइड इक्वेशन लेके आऊँगा। तो ऐसे कंडीशन पे दिस विल इम्प्लाइज v इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई इंटू 1/m इंटू r एन जेड। अब r एन जेड की जो वैल्यू है वो हम अगर सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमको मिलेगा n h अपॉन 2 पाई को ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, साथ में मास भी है तो मास को भी यहाँ रख लेता हूँ। और जो रेडियस की वैल्यू पाए हैं, रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों, रेडियस की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन n² इंटू n², सॉरी r की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ r डिनोमिनेटर में है तो r का जो न्यूमरेटर है वह यहाँ डिनोमिनेटर में होगा और r का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा me² पाई इंटू z डिवाइडेड बाई h² इप्सिलॉन नॉट इंटू n²। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हमने जो वैल्यू पाई है वो यहाँ से देखा जाए तो n और n² ये मिलके कितना हो जाने वाला है, तो हम कहेंगे ये n इस n को कैंसिल करके छोड़ेगा z अपॉन n, और बाकी जो है वो है h अपॉन 2 पाई h अपॉन, अच्छा यहाँ पे भी h है तो h से h को कैंसिल कर ले, m से m को कैंसिल कर ले, पाई से पाई को कैंसिल कर दे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, मास से मास कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये h है और यहाँ स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर ले तो हमारे पास वैल्यू मिलने वाली है z की जगह पे z रख लिया और इस n ने इस n स्क्वायर को हटा के यहाँ क्या बना दिया m। हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू मिली वो क्या है, e², ऊपर मिला e² डिवाइडेड बाई h इंटू एप्सिलॉन नॉट।
h इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हम लोगों को मिली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी की जो वैल्यू पाए हैं वो कितना है, इक्वेशन में देखिए तो ई स्क्वायर अपनी जगह पे, इप्सिलॉन नॉट को हमने डिनोमिनेटर में रख दिया, यहाँ पे एक h बचा हुआ था उसको लिख लिया, और एक चीज़ और यहाँ मिस्टेक हो रहा है, दैट इज 2। तो ये हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z पा लिए। तो यहाँ पे हम अगर वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z, इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा एक और कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, और वो कैलकुलेशन है कि हम इसमें स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर ले और राइट साइड ऑफ इक्वेशन में डिनोमिनेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने इक्वेशन को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे c और नीचे भी c, और साथ में हमने देखा है और हमारे पास इक्वेशन में क्या बचा, तो c और यहाँ पे हमने z छोड़ा है और यहाँ है n। ठीक है, और साथ में यहाँ क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू 2h एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई हुई है, इस पूरे वैल्यू को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये स्पीड ऑफ लाइट, और ये 2। तो हमने जो ब्रैकेट में टर्म्स रखे हुए हैं वो सारे टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट। और इनको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों को जो वैल्यू मिली है बच्चों, वो v इक्वल्स टू इसको हम लोगों ने एक कांस्टेंट अल्फा कह दिया, अल्फा c टाइम्स z अपॉन n, ये पाया। ठीक है, अब इस अल्फा को, ये जो अल्फा है ये एक कांस्टेंट है, अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड समरफील्ड फाइन लाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/137। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z will equals to c times 1/37 z by n। ये हमें फॉर्मूला इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन। व्हाट इज c, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज n, n क्या है, वो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और z क्या है, उस एटम की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर z से रिप्रेजेंट करा गया है। तो ये हम लोगों को मिल गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z। क्या मिला है, वेलोसिटी किसका, उस इलेक्ट्रॉन का जो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किस एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर z है, और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पाया, c/137 टाइम्स ऑफ z अपॉन n, c/137 टाइम्स ऑफ z अपॉन n, ये हम लोगों ने पाया। व्हाट इज c, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको देखेंगे हम लोग कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम z विल इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स 1/137 सॉरी इनटू z बाई n। ठीक है बच्चों, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया किसका, इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में अगर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब आगे देखना है हम लोगों को कि इस इक्वेशन से, ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों ने पाया है, इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट पाने वाले हैं। तो फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के लिए हमको क्या वैल्यू मिलेगी, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाती है, z इज इक्वल्स टू 1। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट लिखने का मतलब क्या है, बता सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑर्बिट लिखने का मतलब इस इक्वेशन में हम n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1,
और हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती ही है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ Z में 1 और यहाँ N में 1, तो हमें मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई 137। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के एटम में मूव कर रहा है उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के 137 टाइम्स कम, 1/137 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑर्बिट का कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड ऑर्बिट, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए n की जगह पे क्या पुट करना है 2, तो 2 इंटू 137 मिलके क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई 7 एंड देन 2 और 3, 374। तो ये हो गया वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की हाइड्रोजन एटम के। ये हो गया अगर सेकेंड ऑर्बिट में हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन, ठीक है। और इसकी यूनिट तो हमको मालूम है, क्योंकि वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड में इसकी यूनिट को हम लोगों ने पाया, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने पा लिया क्या, एक हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अपने उसके nth ऑर्बिट में, nth का मतलब 1 और सेकेंड ऑर्बिट में, तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी, अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो हम लोगों ने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी और वो किस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसका सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है। आर जिस ऑर्बिट की बात करें उसकी रेडियस हम कैलकुलेट कर रखे हैं और उस रेडियस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम ये जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये रिलेशन हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रोटेशन कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बोला, अगर टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया तो इसकी यहां कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और हम ये रिलेशन जानते हैं, हमें ये मालूम है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ऐसे कंडीशन पे अगर हम डिस्टेंस को लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड बाय डिस्टेंस। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में सेपरेशन, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, दैट इज द सर्कमफेरेंस, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, फेरेंस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करें सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी की वैल्यू को और सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट को, तो हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई बच्चों, वेलोसिटी के जगह पे मैंने रख दिया v और सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट के जगह पे मैंने रख दिया 2 पाई रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी और रेडियस ऑफ ऑर्बिट हम लोग पहले कैलकुलेट कर रखे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट को भी निकाल रखा है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट को भी निकाल रखा है। अब ऐसे कंडीशन पे हाँ एक चीज़ और यहाँ नोट कर लें कि यहाँ मैं कांस्टेंट के टर्म्स में रेडियस लिख रखा हूँ, अदरवाइज रेडियस का जो जनरल इक्वेशन हम लोगों ने पाया था वो है h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन me स्क्वायर पाई टाइम्स n स्क्वायर बाई z,
ठीक है। और इस कांस्टेंट को सॉल्व करके, ये सारे कांस्टेंट को सॉल्व करके हम लोगों ने ये वैल्यू पाई थी। अभी इसके बारे में डिस्कस किया था कुछ देर पहले। उसी तरीके से यहाँ जो समरफील्ड कांस्टेंट हम लोगों ने पाया था, जिसकी 1/137 वैल्यू आई थी, वो कितनी थी? तो अगर हम ये कांस्टेंट के पीछे हमने डेरिवेशन किया था और ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करके ये हम लोगों ने कंक्लूजन में पाया। अदरवाइज इसका जो जनरल इक्वेशन हम लोगों ने पाया था वो है E²/2h ε0 c। ये पूरा सॉल्व करेंगे और ये हमारा समरफील्ड कांस्टेंट आया था और इसको हम z/c टाइम्स z/n से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा और हमें जो जनरल इक्वेशन मिला था वो ये मिला था, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z। तो E²/2h ε0। ठीक है। अब आगे देखना है हम लोगों को बच्चों कि अगर हम ये वेलोसिटी और रेडियस की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी पाई है उसको रखते हैं। कितना है? E²/2h ε0 और साथ में क्या है? z/n। और यहाँ पे हमने रखा है 2π ये वाली वैल्यू, और रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी? तो हम पाएंगे h² जो कि ऊपर लिखा हुआ है ε0 होल डिवाइडेड बाई me² पाई, और साथ में n और z की वैल्यू कैसी है? n के ऊपर 2 का पावर और z के ऊपर 1 का पावर है। सो यहाँ से देखा जाए बच्चों तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कैंसिलेशन में ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर ये E² ऊपर चला जाएगा, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे E² और ये स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? e⁴। ठीक है। साथ में m भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले लेता हूँ। ये h और ये h मिलके कितना हो जाएगा? h⁵, और ε0 और ε0 मिलके क्या हो जाएगा? ε0 का स्क्वायर। 2 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 से कैंसिलेशन हो जाएगा और पाई का कैंसिलेशन पाई से हो गया। सो ऐसे कंडीशन पे हम लोग ये पाएंगे कि पूरे इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये z ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या मिला? z² और ये n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा? n³। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम लोगों ने क्या पाया? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इन द ऑर्बिट इज गिवन एज e⁴ into m/h³ into ε0 का स्क्वायर एंड होल मल्टीप्लाइड बाय z²/n², एंड दिस आर द कांस्टेंट टर्म। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, परमिटिविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये सबको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट है, और साथ में क्या है? z²/n⁻³ तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो रिलेशन पाई, वो रिलेशन क्या पाया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है z²/n³। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z²/n³ से। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? स्क्वायर रिलेशन से बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती? घटती जाएगी। तो ये हम लोगों ने रिलेशन बच्चों पा लिया, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z। अब आगे देखते हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम सिर्फ और सिर्फ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करें हैं। तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि हर एक z की जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट कर ले और हमें सारे कैलकुलेशन किसके लिए मिल जाएगी? हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है। अब आगे की बात करनी है हमको कि अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। किसमें? nth ऑर्बिट में निकालेंगे ऑफ एटॉमिक नंबर, एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z, एटम हुज एटॉमिक नंबर कितना हो? z हमने ले रखा है एटॉमिक नंबर। उस एटम का हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? उस एटम की, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है।
उस एटम के जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z। ठीक है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां हम Z एटम की बात कर रहे हैं, ऐसे एटम की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z। लेकिन हमारी ये पूरी थ्योरी किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हम यहाँ पे Z लिख के तो जनरल रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, बट ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए। तो अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगा रहा है, तो अगर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, चक्कर लगा रहा है मीन्स वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। साथ में एक और चीज़ हम देख रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन्स की अपनी खुद की एक स्टेशनरी ऑर्बिट है। इसका मतलब न्यूक्लियस से उसकी एक स्पेसिफिक सेपरेशन है। अगर सेपरेशन है तो एक सेपरेशन से रिलेट होने वाली एनर्जी कौन सी हो जाती है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम कहेंगे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैलकुलेट करना। हाँ, एक और काम कर लो कि यहाँ मैंने ये सारी वैल्यू, हाँ ये इसको मैं थोड़ा रेड से इंसर्कल कर लो ताकि ये सेपरेट दिखता रहे हमें। ओके, अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोगों को निकालना है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैं यहां कैलकुलेट करने जा रहा हूं। अब काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स नंबर 1 लगाएं। पोस्टुलेट्स नंबर 1 क्या कहता था बोहर्स का, कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन करने के लिए न्यूक्लियस के अराउंड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे प्रोवाइड कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी पोस्टुलेट्स को हम यहाँ अप्लाई करें तो हम कहेंगे बाई पोस्टुलेट्स नंबर 1, बाई पोस्टुलेट 1, फर्स्ट पोस्टुलेट्स के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² अपॉन r, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूक्लियस का चार्ज कितना, Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, E, और उनके बीच का सेपरेशन कितना, r²। तो बाई पोस्टुलेट्स नंबर 1 के हिसाब से mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होल K, एंड ये Ze will be the charge of nucleus and this is the charge of electron and this is the separation between nucleus and electron. Now, अब देखते हैं यहाँ से, तो ये R को हम इस R से क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब ये अगर R कैंसिल हो गया तो हम इस जगह पे कैंसिलेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, mv² and this will equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Ze² अपॉन r। ठीक है बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हम इक्वेशन के दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर ले, इक्वेशन के दोनों तरफ हम हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ mv², और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हाफ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Ze² अपॉन r। ठीक है, और ये हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगी, ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस अगर आपको गिवन है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r, ये हो जाएगा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे नोट कर लूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पाया हम लोगों ने, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r, ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस पाया। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का इक्वेशन हमें मालूम है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन rth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं U से।
अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना, कैलकुलेशन करना चैप्टर 1 में ही सीख रखा है, जिसमें हमने यह जाना था कि दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट को उनके बीच के सेपरेशन से डिवाइड करके इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और हमको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ अगर वही हम अप्लाई करें तो मैंने बोला कि कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किससे होना है? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से। तो पहला चार्ज कौन सा है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा चार्ज कौन सा है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इसको हम लोगों ने किससे डिवाइड कर लिया? उनके बीच के सेपरेशन से। अब यहां से जो वैल्यू आई वो आई माइनस टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हम लोगों ने क्या पाया बच्चों? ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, ये किसके टर्म्स में? रेडियस ऑफ ऑर्बिट के टर्म्स में। अभी हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हटा के यहाँ nth ऑर्बिट को भी रख सकते हैं, जिसके लिए हमको रेडियस ऑफ ऑर्बिट का ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसको भी करेंगे हम। अब अगर हम यहाँ पे पूछे कि ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन्वॉल्व हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रही है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण है, वो इस नेगेटिव साइन से सिग्निफाई किया। ठीक है, तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको क्या करना है बच्चों? सो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है E से, एंड दिस विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने पाया है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हम लोगों ने पाया है माइनस टाइम्स ऑफ ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब यहाँ दोनों इक्वेशन में ZE² R और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ में हमें मिलेगा क्या? 1/2, और यहाँ क्या मिलेगा? -1। अब हाफ -1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ हाफ, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिली माइनस टाइम्स ऑफ हाफ, और ये पूरा रिजल्ट दैट इज ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर नेट रिजल्ट क्या बना देगा? नेट रिजल्ट बना देगा माइनस टाइम्स ऑफ ZE² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो अब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली बच्चों, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, हम लोगों ने टोटल एनर्जी निकाल ली। तो यहाँ पे मैं अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया और टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया। अब इस रिलेशन और इस रिलेशन को अगर हम कंपेयर करें, कौन कौन से रिलेशन? टोटल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी में जो मैग्नीट्यूड आया है वही हमारे टोटल एनर्जी में मैग्नीट्यूड आया, बट साइन कैसा है? नेगेटिव है। ऐसे कंडीशन पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स किसके है? काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स है? माइनस टाइम्स है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कैसा रिलेशन है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, जो कि टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल एनर्जी में क्या है? 8। तो ये हम लोगों ने टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन कर लिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन किसके टर्म्स में है? ये सारी कैलकुलेशन रेडियस ऑफ ऑर्बिट के टर्म्स में है। तो इसको मैं सेपरेटली लिख दूं तो यहां हम लोगों ने पाया
हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट करने के बाद पाया कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व करके पाए हैं तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ E इक्वल्स टू कितना है, E इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ K है, एंड विच इज इक्वल्स टू U बाई 2 है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस टाइम्स में ZE स्क्वायर अपॉन R। ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन rth ऑर्बिट हुज सेपरेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज गिवन। नाउ हमने जो माना है वो क्या है, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिट में है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है। तो यहाँ तो एटॉमिक नंबर मिल रहा है लेकिन nth ऑर्बिट नहीं मिल रही है। ऐसे कंडीशन पे R के जगह पे हम लोगों को n का कोई वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन से इस वाली वैल्यू में से अगर हम R की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर ले तो हमको टोटल एनर्जी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं फिर। तो यहाँ से टोटल एनर्जी की वैल्यू में हम लोगों ने पाई, जिसको यहाँ पे मैं ये किसके टर्म्स में पाया है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर। टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम लोगों ने टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इंडिविजुअली इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम R की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ N और Z भी आ जाएगी। तो देखते हैं करके। E इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ K, and this will equals to potential energy divided by 2, and this will equals to minus 8 pi epsilon naught ZE स्क्वायर, और R की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो कितना होगा, H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ME स्क्वायर पाई टाइम्स Z। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू में ये जो डिनोमिनेटर है ये चला जाएगा ऊपर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो रिजल्ट मिलेगा वो टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू माइनस के विच इज इक्वल्स टू U बाई 2, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ से देखा जाए तो ये पाई, इस पाई नहीं, कैंसिलेशन तो नहीं होने वाला, चलो थोड़ा सिंपल करके देखते हैं। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या मिला हमको, E स्क्वायर, Z और Z मिलके कितना हो गया, Z स्क्वायर ME स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं Z स्क्वायर और N स्क्वायर के टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूँ। तो Z स्क्वायर यहाँ मैं लिख दिया अपॉन N स्क्वायर, क्योंकि हम लोग के रिजल्ट में हम लोगों को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है उसकी जो nth ऑर्बिट में है और उसके जिसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, तो इसलिए N और Z को मैंने सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास इस इक्वेशन में बचते हैं, यहाँ से देखा जाए तो ये पाई इस पाई को कैंसिल कर लेगा और E स्क्वायर और E स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, E रेज टू द पावर 4। ठीक है, फिर बचा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कितने टाइम्स, 8 टाइम्स ये। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी मिली, माइनस टाइम्स ऑफ E रेज टू द पावर 4 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर का। तो हम इस पूरे टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या वैल्यू मिलने वाली है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ सेपरेटली, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और जो एनर्जी पाई वो कितनी पाई, माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर टाइम्स।
ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z इज गिवन बाय दिस वन। तो इस पूरे डेरिवेशन को देख लिया। अब इस डेरिवेशन को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो जो हम लोगों को एनर्जी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n और z मिला है वो कितना हो गया 13.6। तो E इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एंड दिस इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर टाइम्स। ये किसके टर्म्स में आया बच्चों? ये इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाली है ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n एंड z, n और z के टर्म्स में आ गया और ये किसके टर्म्स में? r के टर्म्स में। ठीक है, तो ये हम टोटल एनर्जी का इक्वेशन देख रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का जो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा हो z एटम के लिए, और ये जिसकी रेडियस हमें गिवन हो, तो रेडियस के टर्म्स में और नंबर nth ऑर्बिट के टर्म्स में, n ऑर्बिट के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में हम इक्वेशन को देख सकते हैं टोटल एनर्जी के। तो यहाँ हम लोगों ने एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब अगले क्लास में हम लोग ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी देखेंगे और इसको भी यहाँ पे समझेंगे। तो ये हमारे पास आज के लिए हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।